नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी यूट्यूब पर आपका स्वागत है। अनुभव 2026 की जो सीरीज चल रही है, आज हम लोग इन्वायरमेंट सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। देखिए, इन्वायरमेंट सेक्शन में 14-15 क्वेश्चन हैं और ये 14 क्वेश्चन ना केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बल्कि आपके यूपीएससी एग्जाम जो 24 मई 2026 को होए वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन ये कहीं ना कहीं टॉपिक आपकी बहुत मदद करेंगे और उन्हीं टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन डिजाइन किया गया है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये आपके बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन ये है कि भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है यहां पे और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल E20 के नाम से जाना जाता है फ्यूल E20 के सम्मिश्रण का लक्ष्य मूल समय सीमा 2030 से पहले ही सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है और इसका पहले लक्ष्य 2025 रखा गया था और ये 5 साल पहले ही भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आप देखते होंगे कि भारत कई प्रोग्राम में लक्ष्य समय सीमा से पहले प्राप्त कर रहा है, ये अच्छी चीज है। और हो सकता है यूपीएससी में स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि समय से पहले लक्ष्य या टारगेट प्राप्त कर लिया गया है, तो आप वहां पे कॉमन सेंस लगा के सही कर सकते हैं, इसलिए पहला कथन सही है। पहले E10 शुरू किया गया था, उसको 2013-14 में प्राप्त किया गया, उसके बाद E20 शुरू किया गया। दूसरा कथन है, जैव ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति क्षतिग्रस्त अनाज और अतिरिक्त चावल का उपयोग एथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति देती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय नीति जो है एथेनॉल के लिए, उसमें यह बताया गया है कि क्षतिग्रस्त जितने भी अनाज होंगे उसका इसमें यूज हो जाए। जैसे चावल के लिए धान की भूसी होती है उसका यूज, या कभी कभी आप देखते हैं चावल टूट जाता है आधा, तो वो खाने में डायरेक्ट ना यूज करके यहां पे एथेनॉल बनाने में यूज होता है उसका। तीसरा कथन है, एथेनॉल का कम ऑक्टेन नंबर इसे पेट्रोल में सम्मिश्रित करने के लिए एक प्रमुख विकल्प बनाता है। देखिए, एथेनॉल का ऑक्टेन कम नहीं होगा। जहां पे अगर हम बात करें पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर की, तो अगर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 80 से लेकर 90 के बीच में होता है नॉर्मल ऑक्टेन नंबर, वहीं पे एथेनॉल का ऑक्टेन 100 से 120 के बीच में होता है। और इससे क्या है, इससे जो 4 पहिया गाड़ियां होती हैं उनके इंजन की क्षमता को बढ़ाता है ऑक्टेन नंबर, और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। अगर बात करें E20, तो मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल है और उसमें 800 मिलीलीटर पेट्रोल होगा और 200 मिलीलीटर एथेनॉल होगा। ठीक है, तो इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि कम ऑक्टेन नंबर नहीं होता एथेनॉल का, अधिक होगा पेट्रोल की तुलना में। अब इससे जुड़ी हुई आपको हम कुछ पीपीटी में भी दिखा देते हैं। पहला दूसरा कथन सही होते हुए आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई पीपीटी पे कुछ इमेज दिखाते हैं आपको। ये पीआईबी ने कवर किया था, 20 मार्च 2025 की न्यूज है। देखिए, यूपीएससी 1 साल से पहले की न्यूज को भी कवर करता है, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा एथेनॉल मिश्रण को 20% से अधिक बढ़ाने के उपाय। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा अधिशेष अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उपयोग की अनुमति देता है, और यह नीति मक्का, कसावा, सड़े हुए आलू, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे टूटा हुआ चावल मानव भोग के लिए जो यूज नहीं होता है वो एथेनॉल बनाने के काम में प्रयोग होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एथेनॉल और इसका पेट्रोल में इसको ब्लेंडिंग किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, तो ये ब्लेंडेड फ्यूल बन जाता है। और एथेनॉल को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आने वाला समय में एथेनॉल का प्रयोग ज्यादा होगा और इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। किसानों की आय के लिए कहा जा रहा है 40,000 करोड़ तक का फायदा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है किसानों को।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में रोडोकोकस रूबर नामक जीवाणु अपनी किस संभावित उपयोगिता के कारण चर्चा में रहा है? ये रोडोकोकस जीवाणु है, ये न्यूज में था। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे न्यूज में तो आपको आइडिया होगा। ये क्या है? पॉलीइथिलीन जैसे प्लास्टिक बहुलक को खंडित करके और उसको पचाने के लिए यूज किया जाता है। और इससे क्या है, मैराइन इकोसिस्टम, समुद्र के अंदर जो प्रदूषण फैल गया है, जो कचरे फैल गए हैं प्लास्टिक के, उनको साफ करने में मदद करता है। ये आप देख सकते हैं, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, ये प्लास्टिक को खाता है, ये वाला बैक्टीरिया आप देख सकते हैं इमेज में। और प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया ये क्या करता है कि सूक्ष्म जीव समुद्र में प्लास्टिक को तोड़ने की क्षमता रखते हैं और पोल्यूशन को कम करने के लिए ये एक नेचुरल सॉल्यूशन है। और ये जापानी वैज्ञानिकों द्वारा इस पर काम किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। और एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये समुद्री पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक को कम करने में भूमिका निभाता है और जिससे समुद्रों की सफाई में सहायता मिलती है। और साइंटिफिक रिसर्च इस पर लगातार हो रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके एंजाइमों जैसे कि पेटेज पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि प्लास्टिक कचरे के मैनेजमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी विकसित की जा सके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पॉलीएथिलीन जैसे प्लास्टिक बहुलकों को खंडित करने और उसको पचाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे कथन 1 में हाल के वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र की कई नदियों में नारंगी रंग आप देख सकते हैं और इसका नाम दिया जा रहा है ऑरेंज कलरेशन देखा गया है। और ये क्यों देखा गया है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और कथन 2 है, परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से नदी प्रणालियों में लौह और अन्य खनिज निर्मुक्त होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल है, ये सही न्यूज है। और उसी के ऊपर दूसरा कथन है परमाफ्रॉस्ट, और ये क्या है इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये आर्कटिक क्षेत्र की नदियां हैं, आप पानी देख सकते हैं कैसा ये ऑरेंज हो गया है। और ये दूसरी इमेज में भी आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर हो गया है। और कहा जाता है कि दुनिया का फ्रिज किसको? आर्कटिक। पर ये अब खतरा मंडराने लगा है कि आर्कटिक क्षेत्र जलवायु संकट की वजह से तेजी से ये क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। और NOAA यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2025 की रिपोर्ट को देख करके सभी वैज्ञानिकों के हालत उनकी खराब हो गई कि भाई ये बहुत ही खराब इंडिकेशन है। और रिपोर्ट में ये साफ देखा जा सकता है कि आर्कटिक में अब उतनी सर्दी नहीं पड़ रही है जितनी पड़नी चाहिए। ये रीजन ही पूरा ठंडा रीजन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि बर्फ जमा हो जाती है। और इसका खामियाजा क्या होगा? पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक, मतलब एक साल के दौरान आर्कटिक में 125 साल के रिकॉर्ड में सबसे अधिक गर्मी देखने को यहां पे मिली गई। और आर्कटिक की सैकड़ों नदियों का रंग बदल रहा है, इसलिए ये न्यूज बनी थी। हो सकता है यूपीएससी यहां क्वेश्चन पूछ ले। और इसका कारण यह बताया गया कि लाल नारंगी होने लगा है ये रंग, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये परमाफ्रॉस्ट के पिघलने को ठहरा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्या होता है परमाफ्रॉस्ट, जो आपके कथन नंबर 2 में था। देखिए इसका नाम ही है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट ये क्या है? परमानेंट फ्रोजन ग्राउंड नाम ही है इसका। आप ये इस इमेज में देख सकते हैं, ये बर्फ की चादर जमी हुई है और इसको कहा जाता है एक ऐसा एरिया जो जमीन की परत को कम से कम 2 वर्ष तक लगातार 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर यानी तापमान पर जमी रहती है, और जिसमें मिट्टी, रेत और बर्फ शामिल होती है। और यह आर्कटिक क्षेत्रों या ऊंचे पहाड़ों में पाई जाती है। अगर बात करें पृथ्वी के किस लोकेशन में, तो ये पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में, जैसे साइबेरिया, अलास्का, और ऊंचे पहाड़ों में तिब्बत, भारत के लद्दाख में मिलती है। और इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसके पिघलने से ग्रीन हाउस गैसों जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है और ये प्राचीन सूक्ष्म जीवों के कारण नए खतरा
पैदा हो सकते हैं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये कह रहे हैं कि दूसरा कथन, परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से नदी प्रणालियों में लौह और अन्य खनिज निर्मुक्त होते हैं। तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि आर्कटिक में जल के बढ़ते टेम्परेचर के कारण नदी इकोसिस्टम में नारंगी रंग वाले शैवाल का व्यापक प्रसार हुआ। शैवाल का नहीं प्रसार हुआ जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, यहां पे केवल पानी ही देखा गया नारंगी रंग, तो इसलिए तीसरा कथन गलत है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो यहां पे सही उत्तर हो जाएगा आपका कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है, और कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक ही सही है, केवल वह कथन एक की व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक ही सही है। तीसरा सही नहीं है, दूसरा सही है, पहला तो एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के ऊपर ये क्वेश्चन है, और ये चर्चा में था, पहले भी चर्चा में रह चुका है, और इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता रहा है। ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान माना जाता है। निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन द्वारा यह प्रदान किया जाता है, यह आपको बताना है। और बताने से पहले अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये यूनेप के द्वारा दिया जाता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार है ऑप्शन ए, और इसकी डिटेल में आपको कुछ पीपीटी दिखाते हैं। और ये मिला है भारत की तमिलनाडु कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं सुप्रिया साहू को। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में एक अच्छा काम किया है, और ये तमिलनाडु की आईएएस ऑफिसर हैं। और इससे पहले मिला है 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी को, और लाइफ टाइम ये अवार्ड मिला है माधव गाडगिल जी को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इसके अवार्ड के ऊपर बात करें तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों और संगठनों दोनों को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। सुप्रिया साहू को 2025 में दिया गया ये अवार्ड, तमिलनाडु की एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अन्य भारतीयों की बात करें तो माधव गाडगिल जैसे भारतीय परिस्थितिविदों को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट थीम है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में एक सींगी गैंडे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यह है कि बृहत एक सींग वाले गैंडे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कितने सही हैं। पहले कथन की बात करें तो ये असम राज्य में एंडेमिक यानी स्थानिक है। एंडेमिक क्या होता है? जो एक ही उसी रीजन में, उसी क्षेत्र में, उसी राज्य में पाया जाता है। तो असम में क्या है, एक सिंगी गैंडा 70 से 90% यही पाया जाता है। अगर बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क में मिलता है, लेकिन केवल यही नहीं मिलता है, यह कथन सही नहीं होगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। यह अपने प्राकृतिक आवासों में वृक्षों पर रहने वाली प्रजाति है। जाहिर सी बात है, अगर आप गैंडे की इमेज देखेंगे, आपको हम दिखाते हैं, तो वो पेड़ पर कैसे रह सकता है? इतना मोटा पशु नहीं रह सकता। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, संभव ही नहीं है। ये इस तरह के स्टेटमेंट कॉमन सेंस से ही सही किए जा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। यूपीएससी में इस तरह के स्टेटमेंट देखने को आपको मिल सकते हैं, तैयार रहिएगा। इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, असम सरकार ने हाल ही में एक सींग वाले गैंडे के शिकार को रोकने के लिए राइजोटोप असम की योजना नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका में इलीगल गैंडे का शिकार होता है, वहां शुरू की गई थी ये, दक्षिण अफ्रीका। की परियोजना है ये, इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। जब यहां पे तीनों कथन गलत होंगे तो कौन सा सही होगा? इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन डी सही उत्तर होगा आपको। अब आइए आपकी जानकारी के लिए थोड़ा पीपीटी दिखा दें, ताकि एक बार देखना 20 बार पढ़ने के बराबर होता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि आप इमेज एक बार देख लें तो ये आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो लैंग्वेज होती है फोटो होती है, पिक्चर होती है। हमारा माइंड पिक्चर में समझता है चीजों को, रिटेन। और ध्यान रखिएगा, हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो क्यों याद रिटेन क्यों हो पाता है लंबे टाइम तक? क्योंकि हमारे माइंड की जो लैंग्वेज होती है पिक्चर या फोटो होती है, और हम पढ़ते क्या है, टेक्स्ट पढ़ते हैं, इमेज नहीं जाती माइंड में, तो हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो हम आपका टाइम घटाने के लिए इमेज आपके लिए इमेज जोड़ने की कोशिश किए हैं, तो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके यहां से। अब एक स्टेटमेंट था कि केवल ये असम में ही मिलता है, तो असम में नहीं मिलता। असम के साथ साथ ये आपका पश्चिम बंगाल, जो दालजापाड़ा नेशनल पार्क है, ये पश्चिम बंगाल का दालजापाड़ा नेशनल पार्क है, वहां पे भी एक सिंगी गैंडा पाया जाता है। और ये तराई रीजन है जो उत्तर प्रदेश का, दुधवा नेशनल पार्क, वहां पे भी ये मिलता है। आप देख सकते हैं यहां पे लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है, यहां पे एक सिंगी गैंडा पाया जाता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा। और भारत के अलावा कहां मिलता है? नेपाल का जो चितवन नेशनल पार्क है वहां पे भी ये मिलता है, चितवन नेशनल पार्क। तो ये कहना गलत होगा कि केवल ये असम का ही है, एंडेमिक है। देख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में था, इसलिए आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 को आप रीड करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है को राष्ट्रीय परिवेश गुणवत्ता मानक यानी NAAQS से सही रूप से अलग करता है? दोनों के बीच में यहां अंतर पूछा गया है। AQI एक विधिक रूप यानी स्टैट्यूटरी रूप से परिवर्तनीय ढांचा है, जबकि NAAQS की प्रकृति जो है सलाहकारी है। ये उल्टा हो गया है। ये क्या है, इसकी AQI की जो नेचर है वो स्टैट्यूटरी ना होकर के सलाहकारी है, और NAAQS इसका उल्टा है, इसकी सलाह बाध्यकारी है। ये टेक्निकल संस्थान है, तकनीकी संस्थान है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। AQI की गणना केवल उन्हीं एयर पॉल्यूटेंट यानी वायु प्रदूषकों के लिए की जाती है जिनके लिए अल्पकालिक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं। तो ये कथन सही है, ठीक है। और तीसरा कथन की बात करें तो अमोनिया को NAAQS के अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन AQI की गणना करते समय इस पर विचार नहीं किया जाता है। यह गलत है, इस पर विचार किया जाता है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों के बीच में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए कथन गलत होगा, नहीं होगा, बल्कि ये इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसको शामिल किया जाता है। इसका उत्तर सही होगा केवल एक, ऑप्शन ए। अब बात कर लेते हैं दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। दोनों के बीच में देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स को कहा जाता है वन कलर वन डिस्क्रिप्शन। आपने देखा होगा कि दिल्ली की एयर क्वालिटी क्या है, आज अगर सीवियर में डाल दिया जाता है 500 400 से जब ऊपर हो जाता है तो माना जाता है कि दिल्ली की हवा बहुत खराब हो चुकी है, ठीक है। और आपको हम इमेज में भी दिखा देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा है गुड प्लस सेटिस्फैक्ट्री। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 100 होता है तो ये ग्रीन कलर में इसको शामिल किया जाता है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से लेकर के 200 के बीच में होता है तो उसको येलो कलर में डाला जाता है, और इसको मॉडरेट का नाम दिया जाता है, वन कलर वन डिस्क्रिप्शन। और तीसरा है पुअर। पुअर में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से लेकर 300
के बीच में होती है तब इसको ऑरेंज कलर में डाला जाता है। वहीं रेड कलर में जब हवा की गुणवत्ता वेरी पुअर यानी बहुत खराब हो चुकी होती है और 301 से लेकर के जब 400 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है तब उसको नाम दिया जाता है वेरी पुअर, कि खराब है और ध्यान देने की आवश्यकता है। दिल्ली इसके लिए आए दिन चर्चा में रहता है। और सीवियर की कैटेगरी में तब शामिल किया जाता है जब 400 से ज्यादा होकर के 500 तक होता है, तब सीवियर का नाम दिया जाता है कि मतलब अब रहने लायक नहीं है, बहुत चिंताजनक स्थिति है। आए दिन आप इसको न्यूज में सुनते होंगे और इसकी चर्चा लगातार बनी है। हो सकता है यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा इस टॉपिक को। मोटा मोटा आप लोग इसको समझ लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको किए होंगे। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये NAAQS के आधार पर विकसित एक सूचकांक है जो हवा की गुणवत्ता को अच्छा से मध्यम, खराब, बहुत खराब यानी सीवियर तक, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उसकी कैटेगरी में इसको बांटता है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि आम लोगों में जन जागरूकता को फैलावा देना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। और ये आम लोगों के लिए समझना आसान बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है ताकि वे हेल्थ जोखिमों को तुरंत समझ सकें, जैसे कि एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, वन कलर, वन नंबर, वन डिस्क्रिप्शन, इसका नाम दिया जाता है। और इसमें पॉल्यूटेंट की बात करें तो इसमें 8 प्रमुख प्रदूषक शामिल किए जाते हैं और वहीं बात करें NAAQS में तो 12 पॉल्यूटेंट को शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों के बीच में ये बेसिक अंतर है। जहां NAAQS जहां NAAQS टेक्निकल है, वहीं पे ये क्या है, आपका केवल इंडेक्स है, सूचनात्मक है, जन जागरूकता के लिए। आम लोग NAAQS को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स को आम लोग समझते हैं। वो अपने मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको सफर ऐप में दिखाता है कि आज दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 34 नंबर को कवर कर लिए हैं। ये एनवायरनमेंट का पहला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे सेक्शन की ओर। दूसरा सेक्शन हमारा यहां पे शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 75 से। 75 में पूछा गया है IBCA के ऊपर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसकी चर्चा आप लोग 2023 से सुन रहे होंगे, जब प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा हुआ था। 1973 में इसको शुरू किया गया था। 2023 में 50 वर्ष पूरा होने के बाद फिर ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई थी। और ये 7 प्रमुख बिग कैट यानी बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है। तो भारत निश्चित रूप से यहां पे नेता बना हुआ है, लीडर है, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इस गठबंधन में प्यूमा और जगुआर शामिल नहीं है, जिनमें से कोई भी भारत में नेचुरल यानी ये वाइल्ड यानी ये भारत के जंगलों में नहीं पाई जाती, इसलिए ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है केवल वे 97 देश ही इसके सदस्य हैं जहां ये बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं। देखिए 97 अभी शामिल नहीं हुए हैं और जब इसको बनाया गया था, जब ये चर्चा में थी, तब उस टाइम केवल 27 देश थे। आज इनकी संख्या 90 जरूर पहुंच चुकी है अगर वर्तमान में बात करें तो। इसलिए तीसरा कथन गलत होगा। यहां पे 2 ही कथन सही हैं, 1 और 2, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज और आपको कुछ इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा देने के लिए आइए PPT पे लेके चलते हैं। इसको PIB ने कवर किया था, भारत सरकार का ऑथेंटिक सोर्स है ये। और ये IBCA ये देख सकते हैं आप, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस
आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यह लागू हो चुका है। 3 फरवरी 2025 की न्यूज थी, पिछले साल की। तो निश्चित रूप से 1 साल से ज्यादा की न्यूज को यूपीएससी कवर कर रहा है। ये है लोगो आपका आईबीसीए का, इसमें 7 बिल्लियों की इमेज भी बनी है, आप नाम जानते हैं इनका, शेर और चीता और आपका फिर जगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड इसमें शामिल किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आईबीसीए, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले इस बार, तो अच्छे से कवर कीजिएगा आप लोग। आईबीसीए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है यूपीएससी कब शुरू किया गया है, तो 9 अप्रैल 2023 को डेट याद रखिएगा। इसके 50 साल पूरे हुए थे, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को भारत के मुख्यालय के साथ आईबीसीए की स्थापना, भारत का मुख्यालय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुड़गांव में है और इसका दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें 7 बड़ी बिल्लियां, जिसमें से बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया है और जिसमें सभी संयुक्त राष्ट्र के देश उन प्रजातियों को आश्रय देने वाले रेंज के अंतर्गत और गैर रेंज वाले देश इसमें शामिल हैं जहां ऐतिहासिक रूप से ये प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का समर्थन करते हैं वो देश, वो इसमें शामिल होते हैं। आईबीसीए की स्थापना भारत सरकार के नोडल संगठन जो एनटीसीए है, नेशनल टाइगर संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर अथॉरिटी है ये। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, इसमें 7 बड़ी बिल्लियों की इमेज है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इसमें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पारिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा का सीधा यानी अपराइट पिरामिड लेकिन जैव भार उल्टा होता है, उसके ऊपर पूछा गया है। पिरामिड दर्शाता है यह सबसे अधिक किसकी उपस्थिति का एक संकेत देता है, यह पूछा गया है। एक तो आपका पिरामिड ऐसे बनता है ऊर्जा वाला, आप जानते हैं, जो उल्टा होगा यह बायोमास का पिरामिड बनता है। वो किसके लिए होता है? फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक के प्रभुत्व वाला एक समुद्री इकोसिस्टम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो इसमें पूछा गया है, हाल ही में कई भारतीय राज्यों ने कोनोकार्पस के वृक्षारोपण पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर क्यों लगाया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, या उन्हें हतोत्साहित किया है। इस निर्णय का प्राथमिक कारण क्या है, उसके ऊपर 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। पहले 2023 में तेलंगाना ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था कोनोकार्पस के ऊपर, और अभी गुजरात ने लगाया है। तो गुजरात ने इसलिए लगाया है, कहा जाता है कि ये पौधा जो है कोनोकार्पस, ये सर्दियों में खास करके दमा की बीमारी, श्वसन से संबंधित बीमारियां और यहां तक कि जो जुकाम होती, सर्दी जुकाम से बीमारियां पैदा कर रहा है। इसके फूल नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके परागगण से गंभीर श्वसन संबंधी प्रत्युर्जता, रेस्पिरेटरी एलर्जीज होती है और इसकी जड़ें निकटवर्ती बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंचाती हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। न्यूज कवर हुई थी, उसमें अस्थमा, एलर्जी, जुकाम जैसी बीमारियां फैला रहा है ये फूल। और ये एक ऐसा पौधा है, सजावट के लिए माना जाता है, आप इमेज में देख सकते हैं। सजावट के लिए धड़ल्ले से इसका प्रयोग किया जाता है। सर्दियों के दिनों में इस पौधे में फूल आते हैं और जो बेहद खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन यही फूल लोगों को बीमार बना रहा है। गुजरात सरकार ने कोनोकार्पस के पौधे पर फौरन पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि खूबसूरत सा दिखने वाला ये पौधा असल में लोगों को बीमार तो बना रहा है और इन्वायरमेंट के लिए भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। कहा जाता है जैसे यूकेलिप्टस जहां रहता है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, उसके आसपास पूरे क्षेत्र को बंजर बना देता है, वैसा ही ये ग्राउंड वाटर को बहुत नीचे ले जा रहा है, पानी बहुत नीचे पहुंच जा रहा है। आप देखेंगे दूसरी इमेज में तो कहा जाता है कि ये
ऐसा पौधा है जो खुद ही सारा पानी पी पी करके मोटा हो जा रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कितना मोटा हो रहा है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। सजावटी पौधे हैं, ये हरियाली डस्ट लेगी, ऐसा हेडिंग बना रहे थे न्यूज चैनल। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें। 78 में पूछा गया है मेसोर इबेरिकस एक ऐसा मात्र ज्ञात जीव है जो अलग अलग प्रजातियों को जन्म दे सकता है, यह एक प्रकार का क्या है, यह पूछ रहा है। तो मेसोर इबेरिकस एक प्रकार की चींटी है और ये इसको नेचर मैगजीन ने कवर किया था। अपने अध्ययन में पाया कि भूमध्य सागरी यानी मेडिटेरियन सी के आसपास इसको मेडिटेरियन सी हार्वेस्टर चींटी प्रजाति मेसोर इबेरिकस की रानियां दूसरी प्रजाति मेसर स्ट्रक्चरर के नर संतान को उत्पन्न कर सकती हैं, उनको पैदा कर सकती हैं। इमेज में आप देख सकते हैं ये मेसर इबेरिकस है। चर्चा में रहा है क्योंकि प्रजातियों के ऊपर यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता रहा है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 79 पे अगर ध्यान देंगे इसमें पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहले कथन की बात करें तो हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण अमेजन वर्षा वन में वृक्षों का ये औसत आकार बढ़ रहा है। ठीक है, उसको अभी आपको इमेज में भी दिखाएंगे। कथन 2 है, ये बिल्कुल सही न्यूज है। पहला कथन एकदम सही है, औसत आकार बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है प्रत्येक दशक में 3 व्यास की संख्या से ये वृक्षों की साइज बढ़ रही है, आकार लंबा हो रहा है। और दूसरा कथन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वृक्षों में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ सकती है। यह कथन भी सही है, यही आपको बताना है। कथन 1 और कथन दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इसको इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था क्लाइमेट वाले पेज पर। अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्री आर गेटिंग बिगर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, व्हाट अ न्यू स्टडी, क्या पाई गई। और आप देख सकते हैं इस वाले वृक्ष को, और ये इसका एरियल व्यू है जो दिखाता है। इस वाली इमेज में भी देख सकते हैं वृक्ष काफी लंबा हो गया है पेड़। और बढ़ती वृद्धि पिछले अगर की बात करें तो पिछले 30 वर्षों में अमेजन पेड़ों का औसत व्यास प्रत्येक दशक में 3% की दर से बढ़ा है, जो CO2 के स्तर में वृद्धि से प्रेरित है। और बात करें कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो एटमॉस्फेयर में CO2 में वृद्धि से पौधों की वृद्धि तेज होती है और जिससे वे बड़े होते हैं और अधिक कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या चिंता क्या हो सकती है इन्वायरमेंट के समक्ष। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव इस पे पड़ता है। बढ़ती गर्मी और सूखे की घटनाओं, जैसे कि 2023 में देखा गया कि जंगल को खतरा है, इससे बैलेंस बिगड़ेगा। और टिपिंग पॉइंट का खतरा है, क्यों? क्योंकि वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण अमेजन एक जैसे टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच सकता है जहां से वापसी संभव ना हो, यह एक कार्बन सोर्स बन जाए, उसको बोल रहे हैं टिपिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कि डीसल्फराइजेशन यानी फ्लू गैस के विगंधीकरण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किन विधियों का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। 5 विधियां दी गई हैं, इनमें से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। कौन सी विधियां डीसल्फराइजेशन के लिए यूज होती हैं। अगर बात करें हम लोग डीसल्फराइजेशन के लिए, तो एक विधि यूज होती है ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन की, पहली। और फिर यूज होती है वेट लाइमस्टोन ट्रीटमेंट यूज होती है डीसल्फराइजेशन के लिए, चौथी। और फिर सी वाटर ट्रीटमेंट यूज होती है डीसल्फराइजेशन के लिए, समुद्री जल उपचार। 1, 4, 5 इसका सही होगा उत्तर ऑप्शन ए। और ये आपका सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यूज नहीं होती है, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर नहीं यूज होता है। ये 2 और 3 रॉन्ग होगा इसमें।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 4, 5। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर बात करें तो डुगोंग के ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन, और डुगोंग यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी ने 2013 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, 2015 में भी क्वेश्चन पूछा था। अभी फिर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे इसके लिए कंजर्वेशन संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है तमिलनाडु के एरिया में, मन्नार की खाड़ी में खास करके बात करें तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और पूछा गया है कि डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र उपस्थित प्रजाति है जो विशेष रूप से समुद्र में निवास करती है। डुगोंग को सी काऊ भी कहा जाता है, यानी समुद्री गाय। पहला कथन एकदम सही है। भारत में डुगोंग की अधिकतम जनसंख्या सुंदरबन में पाई जाती है, ये गलत है। अगर बात करें कहां कहां मिलता है तो भारत में डुगोंग कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, आपका अंडमान निकोबार का ये राजकीय पशु भी है, आप ध्यान में रखिएगा। राजकीय पशु डुगोंग, समुद्री गाय सी काऊ, और इसे वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत इसको सूचीबद्ध किया गया है, जिससे कि ये टाइगर के समान इसको संरक्षण प्राप्त है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आईयूसीएन ने भारत के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता प्रदान कर दी है, और आईयूसीएन आप जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल ने विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के अवसर पर भारत के पहले डुगोंग संरक्षण, ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण ये क्षेत्र बन रहा है, केंद्र बन रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये लगातार यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। 2013, 15, फिर आगे भी पूछ सकता है। और यह संरक्षण रिजर्व पार्क की खाड़ी यानी तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये यूपीएससी 2015 में जो क्वेश्चन पूछा था, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में क्वेश्चन था ये। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना क्या है? सीसीटीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके ऊपर 3 कथन दिया गया है। बताना है कि सीसीटीएस क्या है, क्यों चर्चा में है। फिर से, क्योंकि देखिए 2023 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और 2026 में इसको लागू किया जाना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यह बाध्यकारी संस्थाओं के लिए एक विशिष्ट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों के साथ एक घरेलू कार्बन बाजार स्थापित करता है, एक डोमेस्टिक मार्केट स्टैब्लिश करता है कि भाई जो इंडस्ट्री कम कार्बन एमिशन कर रही हैं वो कार्बन सर्टिफिकेट लेकर के जो लोग ज्यादा कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन ज्यादा कर रही हैं, जो कंपनियां, जो इंडस्ट्री, उनको बेच सकते हैं। उससे क्या कर सकते हैं, वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से लड़ने की दिशा में ये एक अच्छा कदम इसको माना गया है। इस योजना के प्रशासक के रूप में बीई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो विद्युत मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। सीसीटीएस के लिए ये नोडल एजेंसी है, लेकिन ये बीई विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये एकदम सही कथन है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस योजना का प्रथम चरण केवल विद्युत क्षेत्र को कवर करता है। केवल, अगर ये एक्सट्रीम वर्ड है, वैसे भी कई बार सही भी हो जाता है, आजकल यूपीएससी थोड़ा सा चेंज किया अपने आप को, तो लेकिन ये केवल विद्युत क्षेत्र को नहीं करता है, बल्कि इसमें सीमेंट क्षेत्र भी है, एल्यूमिनियम भी है, और 2-3 सेक्टर हैं। आइए उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसको पीआईबी ने कवर किया था, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम सीसीटीएस के अंतर्गत फ्रेमवर्क। औद्योगिक क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लिए इसको स्थापित किया गया है।
और ये 4 दिसंबर 2025 की न्यूज थी, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन रखा गया है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत भारत कार्बन बाजार के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें कि ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। ये एक राष्ट्रीय संचालन समिति शामिल है, जिसके अंतर्गत सह अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, उसके सचिवों द्वारा की जाएगी। इसमें ग्रिड इंडिया रजिस्ट्री के रूप में बीई प्रशासक के रूप में कार्य करता है, जो स्टेटमेंट था। ठीक है, और ये पैट के रूप में काम करता है। पैट क्या है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। पैट योजना से सीसीटीएस के अनुपालन तंत्र में परिवर्तित किए गए एल्यूमिनियम क्षेत्र हो गया पहला, फिर दूसरा आपका सीमेंट, ध्यान रखिएगा, तीसरा कोलार क्षार, और चौथा आपका पेट्रोकेमिकल्स, फिर पेट्रोलियम पैच, फिर पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पल्प एंड पेपर और कॉटन यानी वस्त्र शामिल, ये वस्त्र भी शामिल है। ताप विद्युत संयंत्रों को पैट योजना से सीसीटीएस अनुपालन तंत्र में इसको परिवर्तित नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ताप विद्युत को अभी शामिल नहीं किया गया है, वही उसमें था उस स्टेटमेंट में, इसलिए वो गलत होगा। इस योजना का प्रथम चरण विद्युत क्षेत्र को कवर करता है, इसको काट दीजिए आप लोग। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इंडस्ट्री है और ये आपका कार्बन ऑफसेट क्रेडिट सर्टिफिकेट है, उसके बदले ही ट्रेड होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के डिस्कशन को यहीं पे हम लोग रोकेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले डिस्कशन में। आपकी कोई क्वेरीज होगी, कोई डाउट होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, आपके क्वेरीज के ऊपर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद।